अनुष्का पात्रा। हाय, आई एम शिवम सिंह और आप देख रहे हैं लहरें। हेलो गाइस, वेलकम टू लहरें। सबसे Hello. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you. आप थैंक यू सो मच। आ गए हैं इंडियन आइडल में। सो कैसी फीलिंग है अभी आपकी? अभी इंडियन आइडल में आ गई, ये तो प्रिपरेशन इसके लिए बहुत दिनों से, बहुत सालों से चल रही है। इंडियन आइडल सीज़न 1 से हमारे घर में सब फॉलो करते हैं और इसके लिए इतना प्रिपरेशंस था और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। तो इधर जब फाइनली आके पहुँचे इतने लाखों लोगों के बीच से, और हमारे जो जजेस हैं हिमेश सर, विशाल सर और नेहा मैम, तो इनके सामने गाने का मौका मिलना यही बहुत बड़ी बात है। और इन लोगों को हम लोग टीवी में देखते थे, अभी जब सामने से सामने से देखने को मिला तब लग रहा था कि वो सपना ही देख रही हूँ मैं। और जब मेरा परफॉर्मेंस था तब तो पूरा टाइम, जितने देर तक मैं उन लोगों के सामने थी तब पूरा टाइम ही लग रहा था कि मैं सपने ही देख रही हूँ, क्योंकि पहले इन लोगों को सिर्फ टीवी पे ही देखा है, इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब सामने से कभी भी नहीं देखे। तो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इतने लोगों में से। उसके बाद जब हम अंदर जाने का मौका मिला तब जाके अपना परफॉर्मेंस दिया और मैं तो अपनी बेस्ट देने की कोशिश की और बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले नेहा मैम से, विशाल सर से, और सभी ने बहुत अच्छा कहा। आगे का पता नहीं, लेकिन ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। बस एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मोटिवेटेड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब इतने गुणी जजेस होते हैं, जब इनके जो लाइव शोज़ हम देखते हैं, इन्हें जब हम टीवी पे देखते हैं, तो ये जब अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं तो जो फैंस के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं, तो वो जब आपको सामने से दिखते हैं, जब वो आपकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो वो सच में एक सपने जैसा ही होता है, जैसे अनुष्का ने कहा। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है ये, और एक अच्छा मुझे, क्योंकि इंडियन आइडल से बेहतर मंच शायद इसके लिए नहीं हो सकता है। तो बस ये एक चीज़ था और काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि एक अच्छा टाइम मेरे लिए आए और मैं उसमें जाऊं और पार्टिसिपेट करूं। तो आई थिंक ये वो टाइम है। तो बहुत मैंने एक्चुअली अपने ऊपर काम किया है यहाँ तक आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जस्टिफाई हो रही है, ऐसा लग रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है ऐसा लग रहा है। इंडियन आइडल में यहाँ पे आना, जजेस के सामने परफॉर्म करना, वैसे मैं हूँ बड़ौदा गुजरात से, लेकिन मेरा ऑडिशन दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में जजेस के साथ मेरा बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैंने ऐ ज़िंदगी गले लगा ले गाया था। तो वो काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट रहा मेरे लिए। जैसे कि बात आपने किया कि हाँ, आपका मेमोरेबल मोमेंट रहा जजेस के साथ, तो सबसे पहले जब आप जजेस के सामने गए उस वक्त आपके अंदर की जो भावनाएं थी ना, वो कहाँ तक पहुँची थी? बस दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आने के लिए लोग इतना तरसते हैं, तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उन लाखों लोग जो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है ऑडिशंस देने के लिए। तो कभी कभी बहुत ही ऐसे सोच में पड़ जाते हैं लोग कि इतने सारे ऑडिशंस हो भी पाएंगे या नहीं, कितने इसमें से सिलेक्ट होंगे। तो बहुत कुछ चल रहा होता है, ऑब्वियसली नर्वसनेस होता है, क्योंकि ऑडिशन के पहले किसी भी इंसान को होता ही है, नेचुरल सी बात है। लेकिन नर्वसनेस से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम वहाँ पे जाके, उस बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके मेरी आवाज़ पूरी दुनिया सुन रही है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैंने तो पहले भी बोल दिया है कि उनको हम पहले जब देखते थे टीवी में ही देखते थे, तो जब सामने गए तब सच्ची में लग रहा था कि वो सपना ही है, और मुझे लग रहा था कि सच्ची में वो लोग सामने बैठे हैं मेरे और मुझे कमेंट्स दे रहे। तो इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती। तो बहुत 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 ज़्यादा प्रेशियस है वो मोमेंट। 13 सीज़न है, तो इससे पहले जो 12 सीज़न था आपने उसे फॉलो किया है, तो आप किसको फॉलो करते थे? आपसे मतलब कौन पसंद है, किसको पसंद करते थे? ज़रूर उस सीज़न को हमने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, सिर्फ हमने ही नहीं, हाँ एकदम पूरी दुनिया ने। अभी भी बाहर कहीं पे भी जाते तो मतलब उन लोगों ने ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि लोग मतलब उनके एग्जाम्पल्स देते हैं हमें कि
तुम देखो इसने इस एपिसोड में वो गाना गाया था, मतलब जैसे हाँ इंडियन आइडल का जब नाम आता है तो दो लोगों की तस्वीरें नज़र आती हैं पहले। तो हमारे पवन भैया हैं और अरुणिता हैं। तो उन लोगों ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि अभी बस ये हमारी जिम्मेदारी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेके चल रहे हैं कि जैसे मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप की संतानें होती हैं तो उसको वंश को आगे लेके जाती है। एकदम एकदम। और तो मेरे ये- फेवरेट, हमारे ये दोनों season- के शायद फेवरेट तो पवन भैया ही है, obviously। क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है और सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, एज अ म्यूजिशियन वो इतने अच्छे हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे बहुत हैं, मज़ेदार जो एक म्यूजिशियन को एक ट्रू म्यूजिशियन बनाती है ना वो, मतलब सारी qualities हाँ, तो वो सारी क्वालिटीज़ उनमें है। और मतलब जैसे कि कहते हैं कि अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे पहुंच गई है कि सीज़न 12 इस लेवल तक गया, तो इसके आगे का सीज़न 13 कैसा, लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे कि अनुष्का के भी प्रोमोज़ लोगों ने, उसके भी प्रोमो लोगों ने सभी लोगों ने देखे, प्यार बरसाया उसके ऊपर। तो मतलब ये एक अच्छा लगता है जब कोई आपके परफॉर्मेंस को लाइक करता है। बस अभी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सीज़न भी किसी अलग ही पैमाने पे जाने वाला है, इस एक्साइटमेंट के साथ। तो जैसे कि आपने कहा शिवम कि आप गुजरात से हैं। यस। जी, तो जब आपको पहली बार कॉल आई इंडियन आइडल की तरफ से कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हैं, ऑडिशन के लिए जाना है, तो उस वक्त सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? बहुत ही मतलब इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही सीरियस था। और इंडियन आइडल का मतलब जब कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो लिटरली उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, मैं कहीं बाहर कुछ कर रहा हूँ, शायद मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बस मन में यही एक चीज़ चल रही थी कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो बस इसको अभी अच्छे से निभाना है। ये जो एक मौका मिला है बस इसको खोना नहीं है, इसको पकड़ के आगे लेके चलना है और बस रॉक कर देना है स्टेज को। हाँ, वो तो जैसे कि भैया ने कहा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा मैं उस टाइम के लिए नर्वस थी। मतलब जितने दिन तक कॉल नहीं आ रहे थे मैं मतलब एकदम परेशान कर दे रही थी घर वालों को। तो जब जाके कॉल आया तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि इतने दिन तक जिसके लिए प्रिपरेशंस चल रही थी उसके लिए अभी सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अभी फाइनली वो दिन आ गया है और उस मंच पे जाके मैं परफॉर्म कर पाऊँगी, तो वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही ज़्यादा हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो हैप्पीनेस। जैसे कि आपने कहा आप दोनों के फेवरेट पवनदीप है, तो आपने पवनदीप और अरुणिता की जर्नी से क्या सीखा था? हमने तो मैंने जो सीखा था वो है पवन भैया से जो सीखा था वो सिर्फ गाना ही नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा के भी कैसे गाना होता है वो उनसे सीखा था। उसके बाद सिर्फ वही नहीं, वो लोग सिर्फ एक जॉनर में नहीं बहुत सारे जॉनर्स में उन्होंने गाने गाए हैं और अपने आप को वर्सेटाइल प्रूव किया है। तो मुझे भी, मेरा भी ये मोटिव है कि मैं इंडियन आइडल के मंच पे बहुत सारे गाने गाऊं और अपना वर्सेटैलिटी प्रूव कर पाऊं। मैंने तो यही सीखा है प्रीवियस सीज़न में अरुणिता और पवनदीप भैया से कि ये जो एक शो तो है ही, लेकिन शो को जो और मेमोरेबल जो चीज़ बनाती है वो होती है कि उस शो के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन सभी की आपस की बॉन्डिंग कैसी है। तो वो जो एक दूसरे के फ्रेंड्स, एज अ फ्रेंड या फिर एज अ कंटेस्टेंट या फिर एज अ कॉम्पिटिटर, जो एक दूसरे से चीज़ें सीखने को मिलती है तो काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्ट बना रहता है। तो वो एनर्जी को फील करना है और वही एनर्जी फिर आपके परफॉर्मेंस के टाइम पे वही छलकती है, तो वो उस चीज़ को मेमोरेबल बनाती है। और जैसे कि अनुष्का ने कह ही दिया है कि पवनदीप भैया इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब इंडिविजुअल तो कोई भी बजा सकता है अच्छा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो मेन चैलेंज होता है एज ए सिंगर, आप वो इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो हमने देखा है कि गिटार लेके गाते हैं, अरिजीत सिंह भी गिटार लेके गाते हैं, तो अरिजीत सिंह और पवन भैया में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ मैच करती हैं। और बिकॉज़ ये भी म्यूज़िकल हैं और वो तो हैं ही म्यूज़िकल अरिजीत दा, तो मतलब
पवनदीप भैया से ये एक चीज़ अच्छी सीखने मिली कि मैंने आज तक किसी को भी तबला बजा के गाते हुए नहीं देखा है, और ड्रम्स बजा के तो ख़ास। तो उन्होंने ड्रम्स बजा के गाया है, उन्होंने तबला बजा के गाया है, उन्होंने मतलब एक पूरा सीक्वेंस शो का एक एपिसोड में ऐसा था कि हर कंटेस्टेंट के साथ वो ढोलक पे उनके साथ अकम्पनी कर रहे हैं और साथ में गा भी रहे हैं। तो ये एक काफ़ी चीज़ें इंस्पायर करती है एज अ म्यूजिशियन। जैसे कि आपने कहा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये कोई गाना गा रहा है तो उसके साथ अगर इंस्ट्रूमेंट होता है तो गाने में चार चांद लग जाता है। बिल्कुल। तो आप दोनों की क्या स्पेशलिटी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ आप और भी ज़्यादा अच्छा गाना गा सकते हैं? मैं तो वैसे हारमोनियम कीबोर्ड प्ले कर पाती हूँ, लेकिन मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ड्रम्स मैं बजा नहीं पाती, लेकिन वो जो है ना, वो अर्ज टू लर्न एनीथिंग, वो मुझे बहुत मन है कि मैं ड्रम्स बजा के, जैसे पवन भैया ने गाया, मैं भी वैसे ड्रम्स बजा के गाऊंगी। ये भी मेरा एक विश है। बहुत सारे रिदम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, मैं वो सारी चीज़ें सीखना चाहती हूँ। मेरा ऐसा है कि वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। तबला, ढोलक, ड्रम ये सब मैं नहीं बजाता, बट मैं ऑब्वियसली चाहूँगा बजाने, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं गिटार बजाता हूँ, मेलोडिका बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ क्योंकि मेरा खुद का सेटअप भी है, और म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, अरेंज करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, और परकशंस भी बजा लेता हूँ मैं। तो मतलब हमेशा म्यूज़िक में रहते हुए हमेशा ये सीखने की चाह हमेशा रहती है कि कैसे कैसे नई चीज़ों के साथ हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, यू नो। तो डिपेंड करता है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पर्सनल, मुझे जो चीज़ पसंद है गज़ल, तो गज़ल जब गाना होता है तो हारमोनियम के साथ मुझसे बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। जब कोई रोमांटिक लव सॉन्ग गा रहे हैं या फिर रॉक सॉन्ग भी गा रहे हैं, तो गिटार हाथ में हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। और कुछ नहीं तो अपनी आवाज़ तो होती ही है माइक पे, जैसे हम नॉर्मली अभी हम गाएंगे ऑडिशंस में, तो वो तो चीज़ होती ही है। लेकिन ड्रम के साथ गाना, तबला बजा के गाना, ढोलक बजा के गाना, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, तो नहीं देखने को मिलता है इतना। तो मैंने तो पहले पवन भैया को ही देखा ये सब करते हुए, और बहुत ही बखूबी उन्होंने तबला भी बजाया और उतना ही अच्छा उन्होंने गाया भी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है एज अ म्यूजिशियन, कि अगर आप दो चीज़ एक साथ कर रहे हैं तो कैसे दोनों में ही अच्छा, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आधा ध्यान इंस्ट्रूमेंट की तरफ होता है, आधा ध्यान सिंगिंग की तरफ ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि मेन वही दिखने वाला है। तो बट उनका दोनों ही बहुत बेहतर है, तो यही हम चीज़ें सीख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर होके ट्राई कर रहे हैं हम भी। जैसे कि आपने कहा इंस्पायर होने की बात कही आपने, जैसे हमारे पास और भी कई सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह है, नेहा कक्कर है, जुबिन नौटियाल है, श्रेया, मतलब बहुत सारे सिंगर्स हैं। तो आप किससे इंस्पायर होते हैं? मैं तो आइडलाइज करती हूँ लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, आर.डी. बर्मन जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, इन सबको एवरग्रीन सिंगर एकदम सभी इन लोगों को आइडलाइज करते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन मैं मानती हूँ अरिजीत सिंह सर को और सुनिधि चौहान मैम को, क्योंकि अरिजीत सिंह सर को तो हम सभी, कोई किसी से भी पूछ ले तो वही इंस्पिरेशन है, क्योंकि सिर्फ एज अ म्यूज़िशियन ही नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग वो इतना सिंपल लाइफ लीड करते हैं, तो हम उससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते उससे। तो मैं उनसे भी इंस्पायर होती बहुत ज़्यादा। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे इंस्पिरेशंस हैं, लेकिन हर चीज़ में मेरे लिए अलग इंस्पिरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल गज़ल में मेरे इंस्पिरेशन है जगजीत सिंह जी, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से उनकी गज़लें सुन रहा हूँ और मैं बहुत लाइक करता हूँ। सेम मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी, सभी के लिए। लेकिन एक जिसको कहना चाहिए ना कि गज़ल गाते हुए भी वो एक लफ्ज़ को जीना जिसको कहते हैं ना, तो वो जगजीत सिंह जी के अंदर वो गहराई मुझे बहुत टच करती है। और बॉलीवुड म्यूज़िक में तो खैर जितने भी हमारे पुराने सिंगर्स हैं, पुराने वो कभी होते नहीं, हम ऐसा मानते हैं, बट एक्चुअली दे आर एवरग्रीन। लता जी, आशा जी, किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना दे जी, तो ये लोग कभी भी मतलब हमारे दिलों में, तो सभी के दिलों में गाने के ज़रिए ज़िंदा हैं ही। तो इनसे बढ़िया तो चीज़
कोई मतलब हो नहीं सकती, इनको अपना इंस्पिरेशन मानने से। यही हमारी इंस्पिरेशन है।